हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट स्क्वायर्ड 21 में। तो हम आज फिर से आपके लिए लाए हैं कुछ विशेष, और यह विशेष है एमपीटेट के लिए। किसके लिए है? एमपीटेट के लिए कि जो विद्यार्थी एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है। तो लगभग 15 दिन मान सकते हैं, क्योंकि 5 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, एमपीटेट के। तो इस वजह से हम यहाँ पर एक मॉडल प्रश्न की तरह कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे, ठीक है, कि आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे, या फिर पिछले पेपरों से क्वेश्चन बनाए गए हैं, या फिर जिन प्रश्नों के आने की संभावनाएं हैं उनका हम यहाँ पर हल करेंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज है वह सीरीज का पहला पार्ट है, और यह सीरीज, ठीक है, 100% आपके लिए लाभदायक रहेगी, ठीक है, ऐसी आशा मैं करता हूँ, ठीक है। तो इसको जरूर स्किप मत करिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर है वो यहाँ पर आपके स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं, सीधे सीधे प्रश्न हल करते हैं। और पहला जो पार्ट लिया है वो हमने लिया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो कुल 30 प्रश्न आते हैं या आएंगे आपके एमपीटेट में, उनका हम अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। आपको 4 विकल्प भी दिए जाएंगे, ठीक है, उनका आप आंसर बताना है कि क्या हो सकता है। प्रश्न है, आप एक, ठीक है, आप एक अति सक्रिय, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, ठीक है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा गया एमपीटेट में, ठीक है। तो सीडीपी में ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है। पहला विकल्प मैं दे रहा हूं आपके सामने, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे, ठीक है, तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, ये आपका पहला विकल्प, ठीक है। दूसरा विकल्प क्या है? उसे कक्षा के कोने में, ठीक है, उसे कक्षा के कोने में बैठने के लिए कहेंगे, ये आपका दूसरा विकल्प हो गया। तीसरा विकल्प क्या है? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, ठीक है। और चौथा विकल्प है, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके 4 विकल्प हैं, ठीक है। आपको दिख रहे होंगे 4 विकल्प। तो प्रश्न एक बार दोबारा पढ़ता हूं कि आप एक अति सक्रिय बालक को, यानी जो बालक है वो कैसा है? अति सक्रिय है, कह सकते हैं हाइपर एक्टिव है, ज्यादा सक्रिय रहता है कक्षा में। तो उस अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, उसे कैसे सही गाइड करेंगे, उसे सही दिशा में कैसे लाएंगे, ठीक है। तो कैसे लाएंगे? पहला ऑप्शन दिया, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे। क्या ऐसा करेंगे हम? उसे कक्षा के कोने में बैठने के लिए कहेंगे, या फिर उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर लगाना है, और इसका सही आंसर क्या होगा? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, ठीक है। क्यों होगा यही आंसर? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, ठीक है, ठीक है। वो तो पहले से अति सक्रिय बालक है, ठीक है, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा करने जो जब पड़ती है
जब कोई बालक कैसा होता है, कमजोर होता है, पिछड़ा हुआ होता है, ठीक है, या उस पर ध्यान देने की अति आवश्यकता होती है, तब हम उसे पहली पंक्ति में बैठाते हैं और उस पर हमेशा कड़ी नजर रखते हैं। लेकिन ये बालक पहले से ही सक्रिय है, ठीक है, अति सक्रिय है, तो ये तो पहले से ही जहां चाहेगा वहां बैठ जाएगा, बहुत ही अति सक्रिय बालक है, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसे कक्षा के कोने में बैठने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं कहेंगे, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर, ठीक है, नकारात्मक जो मनोवृत्ति हो जाएगी उस बालक की, मुझे कोने में बैठने के लिए कहा गया शिक्षक के द्वारा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि हम कुछ क्या करेंगे, जो उसकी अतिरिक्त ऊर्जा है जिससे वो अति सक्रिय बालक है, तो उसे कहीं ना कहीं उसे काम में यूज लेंगे, ठीक है। जैसे उसे श्याम पट्ट को साफ करने के लिए कहा गया है, ठीक है, क्लास में कुछ अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो छोटे मोटे जो शिक्षक के जो काम होते हैं, सहायक जो काम होते हैं, उनको उनसे करवाएंगे ताकि उसके अतिरिक्त ऊर्जा इन कामों में लग जाए, इसलिए उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम हम दे सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर क्या हुआ, सी नंबर, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। पृथक पृथक क्या पूछा है, पृथक पृथक समजातीय 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 समूहों के, क्या, समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति, समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बालकों की अभिवृत्ति, ठीक है, या अभिवृत्ति को यहां पर, ठीक, अभिवृत्ति आधारित होती है, ठीक है। तो यह प्रश्न आपका कि जो पृथक पृथक जो समजातीय समूह होते हैं, ठीक है, पृथक पृथक यानी पृथक पृथक, पता है हमें, पृथक पृथक जाति में बटे हुए हैं, तो जो समजातीय जो समूह होते हैं, एक ही प्रकार की जाति के जो समूह होते हैं, तो उनके व्यक्तियों के प्रति बालकों की अभिवृत्ति किस पर आधारित होती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो उसका पहला विकल्प है उनके अभिभावकों, क्या, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, ठीक है, ये क्या है, पहला विकल्प है आपके सामने, ठीक है। दूसरा विकल्प क्या है, ठीक है, दूसरा विकल्प क्या है, उनके समकक्षियों, या जो उनके साथ पढ़ते हैं उसी क्लास में, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, ठीक है, अभिवृत्ति पर, तीसरा क्या विकल्प है, दूरदर्शन के प्रभाव पर, क्या, दूरदर्शन के प्रभाव पर, नंबर डी, उनके सहोदरों, ठीक है, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने 4 विकल्प रखे गए हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न एक बार दोबारा से पढ़िए आप, क्या पूछा है, पृथक पृथक, ठीक है, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बालकों की जो अभिवृत्ति होती है, अभिवृत्ति क्या होती है, बालकों की दूसरों के प्रति जो नजरिया होता है, ठीक है, बालकों की दूसरों के प्रति जो सोच होती है वही कहलाती अभिवृत्ति, और अभिवृत्ति को किस नाम से जानते हैं, मनोवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। तो वो किस पर निर्भर होती है, तो
उनके यानी उनके जो जैसे अभिभावक होते हैं उसी अभिवृत्ति पर आधारित होती है उनकी अभिवृत्ति, या फिर उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, या दूरदर्शन के प्रभाव पर, या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लगा लिया होगा, तो उसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, यानी जिस प्रकार से उनके अभिभावक उन व्यक्तियों से जैसा संबंध रखते हैं, जैसी उनकी अभिवृत्ति है उनके प्रति, उसी का प्रभाव उनके बालकों पर पड़ता है। ठीक है, देखो इसको उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, यानी जो बालकों के माता पिता जैसा व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के प्रति रखते हैं, वही व्यवहार जो उनके बालक होते हैं वह उनके प्रति रखते हैं, क्योंकि ये क्या है, सामाजिक अधिगम है। बालक माता पिता का ही तो क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, उन्हें देखते हैं, ठीक है, उन्हीं को तो फॉलो करते हैं। तो इस वजह से उनके अभिभावकों की जैसी चित्तवृत्ति है, जैसी अभिवृत्ति है, वैसी ही अभिवृत्ति उनके बालकों की उन व्यक्तियों के प्रति होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ना तो उनके समकक्षों का प्रभाव पड़ेगा, ना दूरदर्शन का प्रभाव पड़ेगा, ना ही उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर प्रभाव पड़ेगा। सहोदर मतलब जो उसके मित्र हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 3 है, आपको क्या है, आपको अपनी क्या, आपको अपनी कक्षा में, आपको अपनी कक्षा में क्या दो मंद बुद्धि, क्या दो मंद बुद्धि बच्चों को क्या, बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया। ठीक है, बोला गया। तो अब आप क्या करेंगे इस कंडीशन में। ठीक है, यानी आपसे यह बोला गया है कि दो मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं, ठीक है, या बच्चियां हैं, तो उनको अपनी कक्षा में, आपको अपनी कक्षा में बैठाने के लिए कहा गया है। तो आप शिक्षक होने के नाते आप उनमें से क्या करेंगे। पहला विकल्प क्या है, पहला विकल्प है उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से मना कर देंगे या इनकार कर देंगे। ठीक है, मना कर देंगे। ठीक है, आपको आंसर लगाना है। बी क्या दे रखा है, प्रधानाध्यापक को, यानी जो प्रधान अध्यापक होगा उस विद्यालय का, उस प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में बैठाने के लिए बोलेंगे। ठीक है, नंबर सी, ऐसे विद्यार्थियों, ठीक है, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखें। क्या सीखेंगे, तकनीक सीखेंगे। या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है, दोबारा पढ़ देता हूं। प्रश्न क्या है
कि आपको क्या करना है, आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। यानी आपसे यह बोला गया है कि दो मंद बुद्धि वाले बालक हैं, उनको आप कक्षा में बैठाइए। तो एक शिक्षक होने के नाते आप इनमें से कौन सा, ठीक है, कौन सा निर्णय लेंगे, इनमें से आप कौन सा एक्शन लेंगे। पहला है, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से मना कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसा किसी शिक्षक को करना भी नहीं चाहिए कि भाई इनको उनको विद्यार्थी के रूप में, ठीक है, ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाता शिक्षक के द्वारा। दूसरा, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में बैठने के लिए बोलेंगे। यानी हम प्रधानाध्यापक को कहेंगे कि ये जो मंदबुद्धि बालक हैं उन्हें किसी अन्य कक्षा में ले जाया जाए, जहां पर जो विशेष मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं उन्हें पढ़ाया जाता है। लेकिन क्या क्या ऐसा हम करेंगे? क्या ऐसा कभी होता है? देखो, समावेशी शिक्षा यह कहती है कि चाहे कोई बालक मंदबुद्धि बालक हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, ठीक है, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, उनको एक ही विद्यालय में, ठीक है, उन्हें एक ही विद्यालय में, और वो भी सामान्य बच्चों के साथ, क्या वो भी सामान्य बच्चों के साथ एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। यह कहती है हमारी समावेशी शिक्षा। तो फिर उन्हें अलग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उन्हें किसी अलग कक्षा में बैठा दिया, नहीं, मंदबुद्धि बालकों को भी सामान्य बच्चों के साथ ही बैठाकर पढ़ाया जाता है। यह कहती है समावेशी शिक्षा। इसलिए दूसरा विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। अब बचा तीसरा विकल्प, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आंसर है कि ऐसे जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो किस प्रकार से सीख सकते हैं, वह किस प्रकार से प्रभावी अधिगम कर सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की कुछ नई तकनीकें एक शिक्षक को सीखनी चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें सोचकर आंसर लगाना पड़ता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ऐसे प्रश्नों को हल करते हुए। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न नंबर कौन सा है? 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? एक शिक्षक को, क्या एक शिक्षक को एक, तो क्या है प्रश्न नंबर 4? एक शिक्षक को साधन संपन्न, क्या एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? आपसे अर्थ पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या है। यदि एक शिक्षक, इसका अर्थ है, ठीक है, यानी एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, तो इसका अर्थ क्या है? ठीक है, शिक्षा और मनोविज्ञान में इसका अर्थ किससे लिया जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपके पहला विकल्प में दे रहा हूं। ठीक है, पहला विकल्प क्या है? उनके पास, क्या उनके पास, ठीक है, उनके पास पर्याप्त धन संपदा, क्या उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। ठीक है, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। ठीक है, इससे है, या बी ऑप्शन, बी विकल्प क्या है? उनका उच्च अधिकारियों के साथ, ठीक है, अधिकारियों के साथ संपर्क होना चाहिए। ठीक है, संपर्क होना चाहिए। क्या यह अर्थ है? ठीक है, तीसरा विकल्प क्या है? ठीक है, तीसरा विकल्प क्या है?
तीसरा विकल्प क्या है? उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान होना। चौथा विकल्प क्या है? विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। ठीक है, उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। क्या ये है? तो इस प्रकार से आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। क्या? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, यानी शिक्षा मनोविज्ञान यह कहता है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। लेकिन इसका वास्तविक रूप में अर्थ क्या है? पहला विकल्प, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पर्याप्त धन संपदा हो। ठीक है, अगर पर्याप्त धन संपदा होती तो शिक्षक ही क्यों बनता? बताइए आप। अगर उसके पास पर्याप्त दौलत है, धन है, संपदा है, तो टीचर क्यों बनेगा? ठीक है, तो क्यों बनेगा? तो ये बिल्कुल गलत है। उनका उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क होना चाहिए। शिक्षक क्या करेगा? उच्च अधिकारियों के साथ संपर्क करके क्या करेगा? उसे ज्ञान देना है या उच्च अधिकारियों से राजनीति करनी है? ठीक है, तो ये कभी भी सही नहीं होगा। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि शिक्षक को साधन संपन्न होने का यह मतलब है कि उसे इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना ज्ञान संपन्न होना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों की किसी भी प्रकार की समस्या को हल कर सके। और ना ही उसको क्या चाहिए? प्रसिद्धि चाहिए। ठीक है, बालकों के बीच में उसकी प्रसिद्धि हो, ऐसा बिल्कुल वो नहीं चाहता। सिर्फ यह चाहता है कि यानी यह चाहता है शिक्षा मनोविज्ञान कि शिक्षक के पास इतना पर्याप्त ज्ञान हो कि वह बालक की किसी भी प्रकार की समस्या को हल कर सके। ठीक है, तत्काल रूप से उसकी समस्या को क्या कर सके? हल कर सके। ठीक है, ऐसा शिक्षक के पास ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका चौथे प्रश्न। और चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी जिन्होंने सी विकल्प लगाया है उसका बिल्कुल क्या है? यह सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों में क्या है? बच्चों में संवेगात्मक देखो, इन प्रश्नों को हल कराने का उद्देश्य केवल एक ही है, ताकि आप पेपर में बैठने से पहले, यानी जो वास्तविक परीक्षा आप देने जाएंगे उससे पहले आप इन सभी प्रकार के प्रश्नों से परिचित हो जाएं, ताकि आपको वहां पर कोई परेशानी ना आए। और जिस तरह से परीक्षा प्रश्न पूछे जाएंगे वैसे ही प्रश्न हम आपके सामने पहले हल कर दे रहे हैं। तो आपकी जो हिचक होती है, जो आपके अंदर डर होता है, वो भी यहाँ पर समाप्त करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन, ठीक है, संवेगात्मक इमोशनल, तो इमोशनल जो समायोजन होता है, समायोजन प्रभावी होता है। क्या होता है? समायोजन प्रभावी होता है। ठीक है, नंबर एक क्या? व्यक्तित्व निर्माण में। ठीक है, उनके व्यक्तित्व निर्माण में वो सहायता करता है। व्यक्तित्व निर्माण में। बी विकल्प क्या है? कक्षा शिक्षण में। क्या? कक्षा शिक्षण में। तीसरा विकल्प क्या है? अनुशासन में। या चौथा विकल्प इनमें से सभी। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। ये आपके 4 विकल्प हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा।
कि बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन होने की क्षमता होती है, यानी बच्चे अपने संवेगात्मक जो समायोजन जो बच्चे कर लेते हैं वह उन्हें किन क्षेत्रों में वो प्रभावित करता है। तो उनका जो संवेगात्मक समायोजन होता है वह किन क्षेत्रों में प्रभावी होता है, तो उनके व्यक्तित्व निर्माण में भी वो प्रभावित करता है, उन्हें कक्षा शिक्षण में भी क्या करता है, प्रभावित करता है, और उनके अनुशासन में भी प्रभावित करता है, क्योंकि अनुशासित विद्यार्थी वही हो सकता है जिसके संवेग अनुशासित हैं, जिन्होंने अपने संवेग नियंत्रण पा लिया है, जिनका संवेगात्मक समायोजन बड़ा अच्छा होता है, वही तो अनुशासन में रहते हैं, उन्हें अपने संवेग पर नियंत्रण रहता है। तो इसलिए इन तीनों चीजों पर वो क्या डालेगा, प्रभाव डालेगा उसका जो संवेगात्मक समायोजन होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, या कह सकते हैं इनमें से सभी, यानी इन तीनों ही क्षेत्रों पर वो प्रभाव डालेगा। इसलिए किसी भी बालक का जो संवेगात्मक समायोजन होता है वो इन तीनों चीजों पर क्या डालता है, अपना प्रभाव डालता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन या शिक्षण सहायक, तो शिक्षण साधन सामग्री, ठीक है, शिक्षण साधन सामग्री, ठीक है, सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, ठीक है, रखा जा सकता है, यानी जिस पर बालक पढ़ते हैं, एक शिक्षक का एक साथी होता है, कक्षा शिक्षण में एक ही साथी होता है, वो होता है किसी भी शिक्षक का श्यामपट्ट। तो जो श्यामपट्ट होता है वह एक तरह से क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री है, कह सकते हैं शिक्षण साधन सामग्री है। तो इस शिक्षण साधन सामग्री यानी श्यामपट्ट को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है, केवल ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो पहला विकल्प है श्रव्य साधन के रूप में, किसके रूप में, श्रव्य साधन के रूप में, ठीक है। दूसरा विकल्प दृश्य श्रव्य साधन, ठीक है, बहुत ही जल्दी आप इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। सी केवल दृश्य साधन, ठीक है, दृश्य साधन, और डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपके सामने चार विकल्प रखे गए हैं, क्या, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ना तो श्रव्य साधन के रूप में हम उसे देखते हैं, ना ही दृश्य और श्रव्य। जब श्रव्य नहीं है तो दृश्य क्या होगा, यानी, ठीक है, जब श्रव्य नहीं है तो फिर इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट करेंगे, यानी श्रव्य साधन तो नहीं है श्यामपट्ट, ठीक है। श्यामपट्ट से कुछ चीज सुनी नहीं जाती, श्यामपट्ट पर केवल देखा जाता है, श्यामपट्ट पर जो बालक होते हैं वो अपनी आंखों से उसे देखते हैं, ठीक है। इसलिए कौन सा हो जाएगा, श्यामपट्ट एक दृश्य साधन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल दृश्य साधन। तो ना तो श्यामपट्ट क्या है, श्रव्य साधन है, ठीक है, ना दृश्य श्रव्य साधन दोनों है, केवल वह एक साधन है, वो है दृश्य साधन। कौन सा है, दृश्य साधन सहायक सामग्री के रूप में माना जाता है इसको, श्यामपट्ट को, ठीक है। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, ठीक है, यानी 7वां प्रश्न देखते हैं इस लेक्चर का, अंतिम प्रश्न है जो, ठीक है, या फिर एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे तब इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक कर भी जाएं, ठीक है। अगर कुछ समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये बहुत ही लाभदायक सेशन रहेगा तो जरूर इसको देखते रहिए। प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित में से क्या, या कह सकते हैं निम्न में से कौन शिक्षण
कुशलता, इनमें से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ठीक है, यानी आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। पहला विकल्प क्या है, श्याम पट्ट पर लिखना, श्याम पट्ट पर लिखना यानी लेखन कार्य। ठीक है, दूसरा विकल्प क्या है, प्रश्नों को हल करना, किसको हल करना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करना। तीसरा विकल्प क्या है, बालकों से प्रश्न पूछना, बालकों से प्रश्न पूछना। या चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी, कौन सा है, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। ठीक है, एक प्रश्न और कर लेंगे जल्दी। तो वैसे कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है, यानी पूछा गया है कौन से शिक्षण जो कौशल होते हैं या शिक्षण जो कुशलता होती है। ठीक है, तो उनमें जो टीचिंग स्किल होते हैं उससे प्रश्न पूछा गया है। तो क्या श्याम पट्ट पर लिखना एक शिक्षण कुशलता है, क्या प्रश्नों को हल करना, क्या बालकों से प्रश्न पूछना, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि एक शिक्षक को ये सभी काम करने पड़ते हैं। जब वो शिक्षण करता है तो इन सभी कौशलों का उपयोग करता है। तो श्याम पट्ट पर वो लिखता भी है, ठीक है, प्रश्नों को वो हल भी करवाता है श्याम पट्ट पर, और बीच बीच में बालकों की रुचि बनाए रखने के लिए वह बालकों से प्रश्न भी पूछता है। तो ये तीनों ही क्या है, शिक्षण कुशलता से संबंधित क्रियाएं हैं। अब ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, 8 या 9 वाले प्रश्न चल रहा होगा। ठीक है, 8वां प्रश्न है, ये क्या है, शिक्षा की किंडरगार्टन। ठीक है, शिक्षा की किंडरगार्टन। ठीक है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया। किसके द्वारा किंडरगार्टन पद्धति दी गई। ठीक है, पद्धति, ठीक है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसके द्वारा, ये किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। ठीक है, यानी बालकों की जो किंडरगार्टन जो पद्धति है, जो खेल विधि का एक भाग होती है। ठीक है, खेल विधि का एक प्रकार होती है, किंडरगार्टन से कहते हैं केजी। अब पढ़े ना, केजी में पढ़े, केजी, यूकेजी, ठीक है, अंडर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, ठीक है, किंडरगार्टन, तो ये वही है किंडरगार्टन। ठीक है, तो ये किसने दी थी, ये जरूर आपको आना चाहिए किंडरगार्टन। तो ऑप्शन है पहला टीपी नन, दूसरा स्पेंसर, तीसरा क्या है स्पेंसर, सी क्या है फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल। चौथा विकल्प है मोंटेसरी, कौन सी सरी, मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी, जो कि एक इटली की एक शिक्षिका थी, उनके बारे में पूछा गया है। तो शिक्षा की जो किंडरगार्टन जो पद्धति है वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो पहला विकल्प है टीपी नन, दूसरा है स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, या तीसरा फ्रोबेल, या चौथा है मोंटेसरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रोबेल। किसने दी थी, फ्रोबेल ने जो किंडरगार्टन जो पद्धति है, जो आज तक, ठीक है, प्रचलित है, ठीक है, आज के इस आधुनिक युग की शिक्षा में भी जब प्रचलित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। जो किंडरगार्टन पद्धति है वो फ्रोबेल के द्वारा दी गई है। ना टीपी नन का कोई संबंध है, ना स्पेंसर का, ना ही मोंटेसरी का। ठीक है, मारिया मोंटेसरी ने कोई दूसरी पद्धति जो इटली की एक शिक्षिका थी उन्होंने दी है, जिन्हें कहते हैं मोंटेसरी पद्धति। क्या कहते हैं इसे, शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति कहा जाता है। तो मेरे साथियों, आज के लिए हमें विदा कीजिए। ठीक है, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करके जाइए। ठीक है, आप कमेंट भी दे सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है, और ये किस लेवल के ये प्रश्न थे। ठीक है, औसत लेवल के थे, आपको सरल लगे या आपको कठिन लगे, ये भी आप हमें बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, नमस्कार।